हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यू। स्टूडेंट, इससे पहले हमने 24 क्वेश्चन कर दिए थे अपने टॉपिक लिमिट एंड कंटिन्यूटी के। तो देखिए यूनिट 2 चल रही है ये हमारी, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और आज शुरू करने वाले हैं हम 25 क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर आई जेड इज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमारा लास्ट वीडियोस में कुछ इसी तरीके का हमने क्वेश्चन कराया था। तो देख लेते हैं इसको, हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है जिसको हम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ ई की पावर आई जेड की, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और वी नो, हमें पता है, वी नो जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई की पावर आई इंटू एक्स प्लस आई वाई। इसी तरीके से होने वाला है, बिल्कुल सही। इसको आगे कैरी ऑन करते हैं तो देखो आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई की पावर आईटा एक्स, फिर प्लस ये हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 इंटू वाई। ये इस तरीके से हो गया। अब इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई की पावर आई एक्स इंटू ई की पावर -वाई, इस तरीके से। और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ई की पावर आई एक्स का मॉड इंटू ई की पावर -वाई का मॉड। तो ये आपने यहां तक कर दिया। इसके बाद आपको पता है ई की पावर आईटा थीटा, तो वो होता है कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। मैं यहाँ रफ में कर देता हूं इसको। आपको पता है ई की पावर आई एक्स, उसको क्या लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस आईटा साइन एक्स। और अगर आप इसका मॉड लेंगे, आई एक्स का मॉड लेंगे, तो मॉडुलस क्या होता है भाई, रियल पार्ट का अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ये अंडर रूट के अंदर 1। इट मीन्स दिस ई की पावर आईटा एक्स के मॉड की वैल्यू जो होगी वो 1 हो गई। तो इसकी वैल्यू 1। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका ई की पावर -वाई का मॉड, ये आएगा। अच्छा, आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 ऐसे लिख ले, 1 ई की पावर वाई, इसका मॉड, और 1 का मॉड तो 1 ही होगा। इसका मॉड क्या होगा, तो देखिए रियल पार्ट है सारा का सारा, आईटा नहीं है तभी कोई फॉर्मूला ओपन होता है। यहाँ तो ये केवल ई की पावर वाई रियल पार्ट है, तो इसका सीधे क्या हो जाएगा भाई, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो जैसे अगर मैं इसका निकालूं, ये हो जाएगा 1 ई की पावर वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 और अंडर रूट। ये मॉड हो जाएगा किसका, ई की पावर -वाई का। इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 0 हटने के बाद, तो ये आ जाएगा 1 ई की पावर वाई। कहीं ना कहीं ये आ गया ई की पावर -वाई, ठीक है नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं, रियल पार्ट बचा है वो, तो उसका स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट। तो ये आ गया आपके दोनों के आंसर। मतलब इसकी जो वैल्यू थी ई की पावर आई जेड की जो वैल्यू थी, जो हमने ओपन करके यहाँ तक पहुंचे थे, ये आया, इसकी वैल्यू आई आपकी 1 इंटू ई की पावर -वाई। इट मीन्स योर आंसर इज ई की पावर -वाई, ई की पावर आई जेड का मॉड। ये आपका आंसर हो गया। और अगर क्वेश्चन में देखें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, मैंने हर एक चीज को आपको ओपन करके दिखाया है, ठीक है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। लिमिट पूछी है, देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी, अगर आपने पिछला लेक्चर मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहां जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है उसने। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पूछा है, लिमिट पूछ रहा है वो, z टेंस टू आई पर z² प्लस 2z। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, देखिए वैसे तो अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल दिया है, अब और ना फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे टाइम में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी आपको पता है पॉलिनोमियल एवरीवेयर एग्जिस्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर वैल्यू रखें, जेड की जगह आई रखें, तो ये हो जाता है आई स्क्वायर प्लस 2i।
आई स्क्वायर इज -1 प्लस 2i। और ऐसा अगर ऑप्शन देखें, क्या ऐसा ऑप्शन है कि 2i और -1? यस सर, इट्स बी आंसर, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखने पे हमें कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। बट अब इसी तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें नीचे दिक्कत पैदा हो, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। वही क्वेश्चन आया है हमारा 27 वाला। अगर मैं 27 की बात करूं, क्वेश्चन देखेंगे आप कि लिमिट फाइंड करनी है z टेंड्स टू 1 प्लस आई पे, और इस तरीके से ये पॉलिनोमियल दिए हैं 2। तो आई थिंक इस पे हमें वैल्यू रख लेनी चाहिए। तो अगर देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं तो ये कहीं ना कहीं z की जगह रख रहा हूं मैं 1 प्लस आई का स्क्वायर -1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। ये मैंने अंश पे z की जगह क्या रख दिया, 1 प्लस आई रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहां लिखूंगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस आई और प्लस 2। तो देखिए जहां जहां z था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई पुट कर दिया हमने। तो क्या हमारा ये वैल्यू रख कर आंसर मिल रहा है, उसको भी देख लेंगे। तो देखिए इसको अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर होगा तो -1 प्लस 2i, -1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई। तो देखिए ये हमारा न्यूमरेटर मतलब अंश आ गया, मैंने पूरा खोला। सेम इसको भी खोलूंगा, 1 माइनस 1 प्लस 2i -2 और -2i प्लस 2। इस तरीके से हमने दोनों को ओपन कर दिया। अब देखिए कैंसिल कौन सा हो रहा है भाई, ये 1 से ये 1 कैंसिल, और इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये प्लस के 2i और एक ये माइनस का i, तो माइनस के भी 2i और प्लस के भी 2i। तो कहीं ना कहीं ऊपर जो है वो सारे के सारे 0 हो रहे हैं, तो ये ऊपर तो आ गया 0। नीचे भी देख लेते हैं, प्लस के 2i माइनस के 2i, 2 माइनस का 2, 1 माइनस का 1, इट मीन नीचे भी 0 आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पर नीचे अगर कोई वैल्यू आ जाती तो 0 अपॉन वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता, बिल्कुल एनी नंबर आ जाता यहाँ, तो हमारा आंसर फाइंड हो जाता। बट आपने देखा z इज इक्वल टू 1 प्लस आई यहाँ पर पुट करने पे ये कुछ 0/0 की फॉर्म बना रहा है। ऐसी कंडीशन पे क्या करना है, ऐसी कंडीशन पे हम यूज करेंगे क्या, यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, देखिए जब इस फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, 7 टाइप्स की होती है ये, 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इस तरीके से 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके से 7 टाइप्स की ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कही जाती है। तो जब क्वेश्चन पे या लिमिट वाले क्वेश्चनों पे इस तरीके की सिचुएशन आती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे इस चीज को पढ़ा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक में ये था। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उस केस में यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए इसको करने का क्या है मेथड, इसको करने के लिए जो आपका क्वेश्चन है जहां पर वैल्यू रख के इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी है, उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अंश को अंश में डिफरेंशिएशन और हर को हर में डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ z के रिस्पेक्ट में मैं अगर अंश का डिफरेंशिएशन करूं तो देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1 प्लस आई। ठीक, अब डिफरेंशिएशन करूं तो देखिए ये हो जाएगा 2z माइनस 1, इसका 0 कांस्टेंट है, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट आइटा, इसका भी 0 अपॉन, इसको करते हैं तो 2z माइनस 2, इस तरीके से हमारा आ गया। अब देखिए वैल्यू रखकर क्या अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो अगर मैं अब वैल्यू रखता हूं तो ये हो गई 2 इंटू 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस आई माइनस 2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए 2 प्लस, क्योंकि देखिए जब वैल्यू रख देते हैं तब लिमिट नहीं लिखते हैं, ठीक है नहीं, मैंने जहां वैल्यू रख दी उसके बाद क्योंकि लिमिट यूज हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया 2i माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2i माइनस 2।
तो कहीं ना कहीं इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2i अपॉन 2i कुछ इस तरीके का आपका बचा है। अब देखिए इसको अगर हम आगे करें तो क्या होगा, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 2i प्लस 2i अपॉन 2i 1, ठीक, या इसको हम ऐसा लिख दें, रियल पार्ट आगे लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, वी नो, ये भी पता होना चाहिए कि अगर 1 अपॉन आई है तो उसको माइनस आई कहा जाता है। ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो ये 1 हमने ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन 2 ऐसे लिख दिया, नीचे कहीं ना कहीं 1 अपॉन आई था, तो इसको हम बदल देंगे माइनस आई पे, तो ये बदल जाएगा माइनस आई पे। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी फॉर्म बन गई क्या, आई बाई 2 माइनस का। तो ये आपका आंसर आया है और आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 1 प्लस आई बाई 2, देयर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। क्या करा हमने, वैल्यू रखी, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इफ फंक्शन एफ जेड इज दिस वन, तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन जेड वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो आपको इसमें तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 हम देख रहे हैं और सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर इंटू आई की पावर n अपॉन n क्यूब प्लस 1। तो कहीं ना कहीं इस पे z का कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है हमको, तो लिमिट पूछी है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, और क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, और पूछा है n स्क्वायर आई की पावर n अपॉन n क्यूब प्लस 1। मतलब ये हमारे को कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा है कि आई मौजूद है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके आपने रियल एनालिसिस में लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं इस वाले में। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, आपने क्या किया, n स्क्वायर यहाँ से लिया और i की पावर n ऐसे ले लिया। मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ से कॉमन लिया n स्क्वायर, तो देखिए क्या बचा यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन n, कहीं ना कहीं ऐसा ही बचा। देखिए n क्यूब था, यहाँ 1 अपॉन n स्क्वायर, n क्यूब था, 3 थे n, उसमें से 2 बाहर ले लिए तो बचा 1 n, और जो 2 बाहर ले लिया वो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अगर मैं लिमिट की बात करूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट तभी लगाएंगे जब करने के लिए कुछ ना बच गया हो, मतलब सॉल्व कर दिया हो हमने, और n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो चलिए लिमिट लगा देते हैं। तो ये लिमिट हुई i की पावर इन्फिनिटी अपॉन, अब देखिए n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इन्फिनिटी प्लस 0 क्या हो गया, ये भाई इन्फिनिटी। अब आप जरा एक बार चॉइस देखिए, यहाँ पर चॉइस देखिए क्या है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए नीचे इन्फिनिटी है, तो फिर तो ये ऊपर अगर कोई फंक्शन हो गया, वो सॉरी ऊपर अगर कोई नंबर हो गया, नंबर मतलब i की वैल्यू क्या आती है, अगर आप i की वैल्यू देखें, मैं बोलूँ i की पावर 1, इन्फिनिटी पावर तक है, i की पावर अगर मैं 1 बोलूँ तो i आता है, i की पावर मैं 2 बोलूँ तो -1 आता है, i की पावर मैं 3 बोलूँ तो -i आता है, i की पावर मैं 4 बोलूँ तो भाई कितना आता है, +1 आता है, i की पावर मैं 5 बोलूँ तो i आता है, और i की पावर मैं 6 बोलूँ तो -1 आता है। तो आप देखिए रिपीटेशन किसका हो रहा, मतलब या तो i है या -i है या 1 है या -1 है। केवल ये 4 चॉइस आ रही है केवल आप पे, क्योंकि i स्क्वायर में तो 1 हो जा रहा है, ठीक, i क्यूब में ये वाला आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बस केवल ये 4 चीज़ें रिपीट हो रही आई के कॉन्सेप्ट में। इट मीन्स ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो क्या आएगी, मतलब या तो आई आएगी, आई अपॉन इन्फिनिटी होगा, या -i अपॉन इन्फिनिटी होगा, या 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा, या
-1 अपॉन भाई आई को सॉल्व करके, बट हर एक क्या है कांस्टेंट है और अपॉन में क्या है इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0 0 0, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 1, -0 0 ही होता है। तो देखिए सबकी वैल्यू 0, इट मीन्स इसकी लिमिट कहाँ है 0 पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आंसर था। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट पूछ रहा है। तो आप देखिए ये लिमिट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। मतलब लिमिट इसकी भी पता करनी है आपको n+3i की, और माइनस लिमिट इसकी भी पता करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी पे i की पावर n अपॉन n+1, दोनों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों के लिए। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं पहले। अब कोई बच्चा पूछे सर आपने ये कैसे किया, तो भाई लिमिट चाहे फंक्शन को जोड़ के निकालो या अलग अलग निकालो, सेम रहती है। ठीक है नहीं, तो देखिए ये कैसे हो गया। इसको अगर मैं करूँ n कॉमन लूँ, तो भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा n है ध्यान रखिएगा, तो n कॉमन लिया, तो n कॉमन लेते ही आ गया 1+3 आइटा n से n कैंसिल। अब इन्फिनिटी अगर यहाँ सेम थिंग, तो सेम थिंग इसका भी ऐसी करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, n कॉमन लिया आइटा अपॉन n कॉमन लिया 1+1 अपॉन n। ठीक, अब इन्फिनिटी रखता हूं, तो देखिए 1+3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1+0 तो क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1 आ गया यहाँ पर, माइनस यहाँ से क्या आया, अगर आप देखेंगे i यहाँ रखूंगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0+1 1, तो यहाँ आ गया i। तो कहीं ना कहीं आपका टोटल आंसर आ गया 1 - i, और आप अपना आंसर देख सकते हैं कि क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज 1 - i। ठीक है नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 देख ले रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे लिमिट n z टेंस टू 1+i दिया है और फंक्शन आपको गिवन है इन z वेरिएबल। तो देखिए इसको आगे करने के लिए मैं बता दूं, जब हम वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं करके देखूं तो 1+i, 1 से 1 कितना i से i 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर रहे हैं, ये 0/0 की आप रख सकते हैं, मैं पहले बता दूं ये 0/0 तो यूज करेंगे, फॉर्म बन रही है 0/0, तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, और आपको पता है ऐसे में ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, लिमिट z टेंस टू 1+i। चलिए ये आपको घर से करना है, मैं आपको देखता हूँ ये आप लोग कैसे करते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। ये आपको होमवर्क करना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद आपको घर के लिए दूँ, कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन, और आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए में भी इसका आंसर है। तो आप लोगों के लिए मैंने केवल चेक करने के लिए है, पहले आप खुद निकालें और उसके बाद देखें कि क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ये आप लोगों का सही होता है तो आप कमेंट कीजिए, और किसी का इससे अलग आता है तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए कि सर नहीं आया, तो मैं अगले लेक्चर पे इसको समझा दूंगा। ठीक है नहीं, मैंने बस ये बता दिया कि भाई ये यूज करना है, और यूज करने का तरीका बता दिया, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे का नीचे, और वैल्यू पुट करके यू गेट आंसर। ठीक है नहीं, तो चलिए इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, कुछ पॉइंट लिखे हैं जो शायद आप लोगों को काम आए। तो मैं देखिए पॉइंट क्या है, नोट लिखे हैं कि यदि इफ fz एंड gz आर कंटिन्यूअस फंक्शन, यदि फंक्शन fz और gz कंटिन्यूअस होते हैं तो कुछ रिजल्ट आते हैं इससे, क्या है वो, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दोनों की दोनों, तो देन देयर सम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मतलब अगर जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इट मीन्स उनके सम से बनने वाला जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे x कंटिन्यूअस है, 2x भी कंटिन्यूअस है, इनके सम से जो बना 3x इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, और साथ ही उनका डिफरेंस भी अगर मैं कहूँ तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसके साथ ही उनका प्रोडक्ट
उनका डिवीज़न, ये सभी कंटिन्यूस होंगे। बट डिवीज़न में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जी जेड है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? क्योंकि सर अगर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो नया फंक्शन अपॉन वाला बन रहा है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जहाँ नॉट डिफाइन हो गया तो फिर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे बता पाएंगे, ठीक। साथ ही एक कॉन्सेप्ट और था कि फंक्शन एफ जेड कुछ इस तरीके से है, जैसे इस तरीके के टुकड़ों में विभाजित है कि u प्लस आई वी के फॉर्म पे अगर लिखा है, जैसे ऐसा हो सकता है कि साइन जेड प्लस आईटा कॉस जेड, ठीक। तो ऐसे केस में आप यूं कहेंगे कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, कंटिन्यूअस है, तो वो जिन जिन रियल और इमेजिनरी पार्ट से बना है, मिलके बना है, उनको भी कंटिन्यूअस कहा जाएगा, u को भी और v को भी। यही बात लिखा है, सो u एंड v बोथ विल बी कंटिन्यूअस एंड कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स कन्वर्स ऑल्सो ट्रू का मतलब है यदि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर किसी के इस कंटिन्यूअस है, मतलब अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट कंटिन्यूअस हैं तो दोनों को सम भी कंटिन्यूअस होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 तक पहुंच चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं, और ये अगर मैं बोलूं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये दो जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, क्यों? क्योंकि जब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही जब एनालिटिक फंक्शन, बिल्कुल सही सुना आपने, एनालिटिक फंक्शन, और आप लोग भी जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ भी है जब भी, कि एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिससे जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था तो यहाँ से सबसे ज़्यादा, पिछले साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो यहाँ से 35 मार्क्स का आया है यूनिट 3 से, तो उसको हम शुरू करेंगे, तो वहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, आप देखेंगे एफ जेड दिया है, और ये आगे भी काम आने वाला है। एफ जेड दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से फंक्शन दिया है कि रियल जेड अपॉन जेड, ये वैल्यू आ रही है जब जेड 0 के बराबर नहीं है, और ये वैल्यू आई जब 0 के बराबर है, ठीक है। देन जेड इक्वल टू 0 में फंक्शन बताना है कि एट जेड इक्वल टू 0 में फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, कैसा है, इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ बातें बता दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कंटिन्यूटी के लिए जो हमने पहला मेथड पढ़ा था, वो पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू तीनों अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि आप अलोंग एनी कर्व मतलब हम किसी कर्व के अलोंग देखेंगे, क्या देखेंगे कि लिमिट निकाल के देखेंगे किसी कर्व के अलोंग, और अगर वो सभी कर्व के अलोंग सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब चाहे आप y इक्वल टू 0 रख लो, जिसे x एक्सिस कहते हैं, चाहे x इक्वल टू 0 लिख लो, या y इक्वल टू 2x रख लो, या y इक्वल टू x रख लो, कोई भी कर्व ले लो, ये बोथ ऑल आर कर्व या लाइन जो भी कह सकते हैं, जिस भी पाथ के अलोंग लेंगे हम, मतलब ये रास्ते कहते हैं, जिस भी रास्ते के अलोंग लेंगे हम, वहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। मतलब चाहे किसी भी रास्ते जाओ, घर बिल्कुल एक ही घर में पहुंचना चाहिए, यानी कि कहीं दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और किसी और के घर में घुस गए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है नहीं। तो किसी भी रास्ते से जाएं, वैल्यू सेम आनी चाहिए, पहुंचना अपने ही घर पे चाहिए। तो अगर कहीं एक ने भी गड़बड़ कर दी तो फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं रखेगा, ठीक है नहीं। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी पाथ के ऊपर। मतलब ये ऐसा नहीं कि y इक्वल टू 2x में अलग वैल्यू, y इक्वल टू 3x में अलग वैल्यू, ऐसा डिपेंड नहीं होना चाहिए। फ्री फॉर्म
क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होनी चाहिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को करते करते समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसको मैं कर रहा हूँ। अब आप देखिए एट z इज इक्वल टू 0 पे पूछा है फंक्शन, ठीक है, तो हम भी 0 पे ही चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं पहले इन किसी एक रास्ते को चुन लेता हूँ, और जो सबसे आसान रास्ते माने जाते हैं वो माने जाते हैं अलोंग एक्सिस। मैं अगर y एक्सिस की बात करूं तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए अलोंग y एक्सिस x बराबर 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट z टेंस टू 0। अब एक बात और आपको ध्यान दिला दूं मैं कि z इजकल टू 0 पे देखो, अब जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम इस पे चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दें। रियल इस पे चेक क्यों सर, ये तो 0 पहले से ही है, रियल z अपॉन z। तो अब मैं अगर x एक्सिस के अलोंग करूंगा तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, z को लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। ये कहाँ से आया भाई, z 0 में तभी जाएगा जब ये दोनों 0 की तरफ को जाएंगे। सेम चीज हमने वेरिएबल चेंज किया तो इट मीन्स यहाँ भी चेंजेस आएंगे। तो रियल z से आप क्या समझते हैं, z का रियल पार्ट, मतलब x प्लस आई वाई में रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होता है x, और z को हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। अब आप देखिए अलोंग हम कौन से एक्सिस करते हैं, y एक्सिस, तो x का वैल्यू क्या होगी 0। तो पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रख के हमने क्या मिल गया, लिमिट देखिए x टेंस टू, x की वैल्यू रखनी है, y वाला फंक्शन बचेगा, y टेंस टू 0। क्यों नहीं लगाया सर आपने, अभी समझ जाओगे। मैंने बोला x की जगह 0 रखना है, 0 अपॉन 0 प्लस आई वाई। तो क्या आपको इस करंट सिचुएशन में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, y, तो वेरी तो y करेगा, 0 तो रखकर, x तो 0 रखकर फिक्स हो चुका है, अब वो वेरी नहीं करेगा। या मेरी तरफ से आपको ये पॉइंट्स है कि अगर लिमिट जोन से वेरिएबल पे होगी, क्वेश्चन पे वो वेरिएबल मौजूद होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि लिमिट x पे चल रही, क्वेश्चन पे y चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ x y दोनों थे तो लिमिट दोनों चली, यहाँ z पे लिमिट थी तो फंक्शन भी z पे था। तो ध्यान रहे लिमिट जोन से वेरिएबल पे होगी, फंक्शन भी उसी वेरिएबल पे होना चाहिए। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंश 0 तो सारा 0। तो ये अलोंग y एक्सिस लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0, ठीक। इसी तरीके से अनदर अलोंग भी चेक कर लेते हैं, अलोंग x एक्सिस में क्या होता है, y 0 हो जाता है। सेम चीज दोहराएंगे हम, लिमिट z टेंस टू 0 रियल z अपॉन z। सेम क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x अपॉन x प्लस आई वाई। अब आपको रखना क्या है, y 0 रखना है। तो देखिए y 0 लिख दीजिए, y अगर 0, y फिक्स हो गया तो कौन वेरी करेगा, x वेरी करेगा, और क्या हो गया x अपॉन x प्लस आई 0 मतलब 0, और x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अरे बाबा रे, लिमिट यहाँ पर आई 0, यहाँ पर आई 1, मतलब इस एक्सिस से जाएंगे तो मान आएगा 0, और इस एक्सिस से जाएंगे तो मान आएगा 1। मतलब अलग अलग रास्तों से भाई अलग अलग घर में घुस गए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, सेम नहीं आ रही। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम कि जो गिवन फंक्शन है हमारा, गिवन फंक्शन जो है वो नॉट यूनिक अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ, मतलब वो यूनिक नहीं आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि गिवन फंक्शन एफ जेड इज नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, बस आपको तो बस देखते ही आप बोल देंगे कि भाई क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अलग अलग पाथ में अलग अलग वैल्यू दे रहा है। मैं बता रहा हूँ गिवन फंक्शन एफ जेड इज नॉट यूनिक अलोंग एवरी, कि एफ जेड यूनिक नहीं है अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ। सो z टेंस टू 0 में लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्वेश्चन में देख लें कहीं ऐसा है
आप अगर देखें तो क्या आ रहा भाई, कंटिन्यूअस नहीं है और डिसकंटिन्यूअस नहीं है। आप बोल सकते हैं क्या कि कांट से नन ऑफ दिस। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, तो क्या ऐसा होगा कि भैया फंक्शन सर डिसकंटिन्यूअस होगा। सॉरी मैंने यहाँ पर कैंसिल का निशान लगा दिया, ये क्या हो गया थोड़ा फ्लो में, इट इज राइट आंसर। ठीक है नहीं, इसको ध्यान रखना कि क्या बोला है, दोबारा बता रहा हूं सर। x एक्सिस के अलोंग वैल्यू आई 1, y एक्सिस के अलोंग वैल्यू आई 0, मतलब सर दोनों एक्सिस के अलोंग वैल्यू आ रही अलग अलग। इट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने लिख दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो सर फंक्शन क्या हो गया सर, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है नहीं, कह सकते हैं हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ना आप ना इस जो मैंने अभी मेथड कराया उसको इस क्वेश्चन पे भी लगा के दिखा देंगे, काफी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए एफ जेड दिया है आपको क्या, जेड इंटू जेड बार, देन एट ओरिजिन एफ जेड इज, एट ओरिजिन पूछ रहा है। कहीं ना कहीं ओरिजिन का मतलब यही है, कहीं ना कहीं क्या ये है ही है क्या, जेड इजकल टू 0, क्योंकि ओरिजिन होता है x 0 और y 0 और आईटा भी 0, मतलब रियल पार्ट भी 0, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी 0, इट मीन्स जेड इजकल टू 0, दैट इज ओरिजिन। मतलब सेम क्वेश्चन है, फंक्शन चेंज कर दिया, पूछा है क्या 33 का हम आंसर कर रहे हैं कि एफ जेड हमें दिया है जेड इंटू जेड बार। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। जेड इंटू जेड बार को लिखेंगे x प्लस आई वाई और जेड बार को लिखेंगे x माइनस आई वाई। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आई वाई का होल स्क्वायर, और आई का स्क्वायर माइनस 1, तो कहीं ना कहीं ये बदल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। बहुत अच्छे, तो ये तो बहुत इजी बन गया। क्यों, फंक्शन क्या हो गया हमारा, अब हमारा ये हो गया पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा, बट मैंने बोला था कि आपको पिछले मेथड से बताऊंगा। यहाँ से भी आप बोल सकते थे क्या कि ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही बोला। ठीक है नहीं, तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, अलोंग हम देख रहे हैं कि क्या ये तो बता रहा है पॉलिनोमियल है सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट हम चेक कर रहे हैं क्या ये कंटिन्यूअस है। तो देखिए अलोंग वाई एक्सिस बात कर लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस बात कर लेंगे, इवन एक दूसरा भी कोई लेके देख लेंगे। चलिए वाई एक्सिस का मतलब है x इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए ये इस तरीके से वर्क करता है। लिमिट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। मैंने जब एक्स वाई में जो दिया क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं फंक्शन को एफ जेड को भी एक्स वाई में आ जाना चाहिए, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है मैंने, फंक्शन की दोनों वेरिएबल पे वैल्यू ये लिख दी है, बिल्कुल सही। अब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए लिमिट किस पे चलेगी, x की वैल्यू तो 0 होगी, अब टेंस नहीं करी, फिक्स होगी, y अभी भी टेंस कर रहा, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और क्या होगा क्योंकि x तो 0 हो गया, 0 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 0 वैल्यू आ गई। सेम इसमें भी करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेम थिंग है, y इक्वल टू 0 मतलब y फिक्स हो गया, x वेरी कर रहा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि y 0 हो गया और ये क्या आ गया 0। तो कहीं ना कहीं अलोंग दैट एक्सिस और कहीं ना कहीं अलोंग दैट एक्सिस द वैल्यू आर सेम, बट अभी भी हम श्योर नहीं है। अभी भी हम श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक बार रख के देखेंगे अगेन अलोंग, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों चीजें सेम आ जाए बट आगे कोई वैल्यू सेम ना आ रही हो, सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अलोंग दी लाइन, हम लाइन के अलोंग ले रहे हैं, वो है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए लिमिट, अब देखिए y की जगह mx रखने का मतलब है क्या, अब ये 2 वेरिएबल पे नहीं रहा,
क्यों मैं ये बोलूँ x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बोलूँ y इज इक्वल टू mx रखो, तो कहीं ना कहीं y की जगह जब x की टर्म रख दोगे तो पूरी इक्वेशन में x की टर्म आ जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह लिखा एम एक्स का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं हमारे पे क्या आ गया, हमारे पे जो लिमिट आ गई वो x के टर्म्स में आ गई, तो लिमिट भी क्या चलेगी, x टेंस टू 0। और अब आप जरा आपको इसको देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, भाई यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, और x की जगह 0 रखा तो क्या आ गया, 0। ये डिपेंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x 0 होते ही ये सारा 0 हो जा रहा है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो मिस्टेक होने के पूरे चांसेस थे। मिस्टेक क्या, तब ये हो जाता कि भैया अलग वैल्यू आ गई, अब नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि x एक्सिस से कर लो, y एक्सिस से कर लो, या किसी भी लाइन से कर लो, वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो जो हमारा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार आर कंटिन्यूअस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमने आज ये क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके हमने 33 क्वेश्चन कर लिए, तो इनफ है इतने सारे क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम जल्दी एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनालिटिक फंक्शन के वो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा बना है अभी तक, जो पिछली बार के पेपर हुए हैं वहाँ से। तो चलिए वीडियो को इसी तरीके से आप देखते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो पता चलेगी, और साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जब आप तक पहुंचेगी तभी हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी वीडियो कामयाब हो रही है, हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।